You are currently the only person in this conference. Morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। कल आप लोग की एआईटीएस थी ना या नहीं? यस सर थी। ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर ऑफलाइन ही थी। है ना? कैसा रहा पेपर? सर उसमें से एक क्वेश्चन डाउट है तो वो ग्रुप पे भेज दूं क्या अभी? भेजो। यस सर, एक सेकेंड। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन है क्या कि जो नहीं बन पाया? सर वो एक क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल का, उसमें आई थिंक थोड़ा मैथ्स लग रहा था। देखते उसमें, मैं भेजती हूँ अभी, आप एक बार देख लीजिए उसको। हम्म, हम्म, हम्म।
Two balls A and B are thrown from ground at an angle theta and 90 minus theta with horizontal, respectively with same speed. If the time of flight of ball T and TB, and then TA plus TB is equals to. Okay. ये सिंबल तो दिख रहा है ये। ओके देखो यहां पर two balls A and B are thrown from the ground at an angle theta and 90 minus theta with horizontal. ये रेंज सेम होने वाला कंडीशन है, रेस्पेक्टिवली सेम स्पीड u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए का हमारा हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, और टी बी हमारा हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और इसमें बोल रहा है कि टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी 2u बाई जी को अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ लिखने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर इस तरह का कोई भी टर्म आता है इसको हम लोग अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको साइन थीटा प्लस डेल्टा ऐसा लिखते हैं। ये तो बताया था हमने। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 2u बाई जी साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 और इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 u बाई जी साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, या फिर कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये √2 को √8 लिख दिया गया है, √8 u बाई जी। हाँ ठीक था ये, नहीं साइन तो है, क्या दिक्कत है। ये वाला बार बार एक्सप्रेशन आप लोग को बताया जाता है, आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन मिस कर देते हो। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको हम लोग अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल्टा लिखते हैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ये चीज बताया हुआ है मैथ्स में, कितनी बार इसको इंपॉर्टेंट बोल के ये चीज बताया हुआ है। ये पूरे फिजिक्स में बहुत बार आता है। यहाँ पर ए और बी दोनों 1 थे, नहीं बताया गया। बताया था सर, मेरा वो आंसर मतलब मेरा जो थर्ड स्टेप है ना वहीं पर अटक गया था। उसके बाद फिर मैंने बाकी के जो 3 ऑप्शंस जो है ना जो आप क्रॉस्ड देख रहे हैं वो मैंने मतलब नेगेटिव आ रहा था वैल्यू उसका, तो उसके हिसाब से फिर मैंने फोर्थ वाला ऑप्शन मार्क किया। फोर्थ वाला ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हाँ ये ये चीज हमेशा के लिए याद रखना है कि जब भी कभी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का टर्म है ना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग टॉर्क और इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, ये 2 क्वेश्चन हमने निकाले हैं टॉर्क के। क्वेश्चन विजुअल है अच्छे से, ट्राई दिस वन।
ये हमारा एक तरीके से रेंज है और इस पर दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, 6 न्यूटन 30 डिग्री पर, और ये फोर्स है परपेंडिकुलर. When a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to a range at a distance of 8 centimeter from the nut, it is just able to loosen the nut. What force should be sufficient to loosen it if it acts perpendicular to the range at 16 centimeter from the nut? देखिए, टॉर्क अभी तक आप लोग का AITS था तो शायद आप लोग ने बहुत इससे नहीं किया. ओके, बताइए क्या आंसर है. श्रावणी आप बताएं. तो दोनों श्रावणी है. 1.5 सर मेरा 1.5 है. 1.5 न्यूटन. ओके, लेट्स सी. 1.5 न्यूटन. दोनों लोग का आंसर सेम है ना. कौन का आप बताएं. सर मेरा भी सेम आया. बढ़िया. देखो, टॉर्क निकालने के दो तरीके. एक तो है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे सिंपल तरीके से वेक्टर, लेकिन जब डायग्राम आता है इस तरह के कुछ जैसा सामने दिख रहा है, अब यहाँ पर हम IJ के तो नहीं है ना, यहाँ तो हमको डायग्राम दिया गया है. और जब डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. एक, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए और जिस पॉइंट को टॉर्क निकालना है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए. दूसरा, कि फोर्स को ही कंपोनेंट में तोड़ दो और जो कंपोनेंट उससे परपेंडिकुलर है उसी कारण टॉर्क, जो कंपोनेंट उसके अलोंग है उसके कारण टॉर्क नहीं बनेगा. तो ये जो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके कंपोनेंट्स अगर लिए जाएं तो एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा. अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये जो लाइन यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं 6 sin 30 और ये हो जाएगा 6 cos 30. अब ये देखो, इसका 6 cos 30 का लाइन ऑफ एक्शन उसी के अलोंग पास कर रहा है तो इसके कारण टॉर्क बनेगा नहीं. जो 6 sin 30 है उसके कारण टॉर्क बनेगा. तो हम लोग सीधे 6 sin 30 से ये जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा जो टॉर्क है कैन बी रिटन एज 6 sin 30 इंटू 8. अब डेफिनेटली हम लोग को ये नहीं निकालना कि टॉर्क कितना है, हम लोग को ये निकालना है कि एक फोर्स जो 16 सेंटीमीटर पर अगर एक्ट करे तो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, सेम नट को लूज करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा उसका वैल्यू.
तो हम इस टॉर्क को इक्वेट कर देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू एफ इंटू, और ये देखो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसे कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 16, सिंपली इसको एफ इंटू 16, यहाँ पर अपने आप ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और को हमको एफ डायरेक्टली न्यूटन में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 sin 30 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू एफ इंटू 16। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ से एफ हमारा आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 न्यूटन। वेरी गुड। तो दो बातें हैं, एक तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, दूसरा कि जब भी हमको रेंज से कोई भी चीज को खोलना हो तो हम सबसे ज्यादा दूर, रेंज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, और दूसरा कि जब भी हमको फोर्स लगाना है तो हमको 90 डिग्री पर लगाना है। जैसे मान लो तुम बीच में लगाते हो इस तरह से 30 डिग्री एंगल या कोई और एंगल पर लगाते हो, तो बेसिकली हमारा पूरा पूरा जो फोर्स है वो उसको ओपन करने में यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई एक कंपोनेंट 6 sin 30 जो हमने निकाला था सिर्फ यही यूज हो रहा है उसको ओपन करने में। लेकिन अगर हम फोर्स को 90 डिग्री पर लगाते हैं तो हमारा पूरा पूरा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जितनी दूर लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए देखे होंगे जब भी कोई मिस्त्री या लोग आते हैं प्लम्बिंग का काम करने और इस तरीके से, तो रेंज उनके बड़े बड़े होते हैं। इसलिए बड़े बड़े होते हैं क्योंकि उसमें एफर्ट कम लगता है, कोई अगर बहुत ज्यादा टाइट नट हो तो उसको खोलने के लिए जो एफर्ट लगेगा वो बहुत कम लगेगा, ये जितना ज्यादा बड़ा आर्म होगा उतना ही एफर्ट कम हो जाएगा। तो ट्राई दिस वन। इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, दिख रहा है ना, सारे वैल्यूज दिख रहे हैं ना। ये सारे, ये डायग्राम के सारे वैल्यूज दिख रहे हैं, 15, 10, 20, Yes. 5, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 37 डिग्री, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। मैं इसके नाम दे देता हूं क्योंकि जब टॉर्क लिखेंगे हम लोग तो सेंस भी चाहिए, और ये हमारा फोर्स F1 है, इसके कारण जो टॉर्क बनेगा उसको τ1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा फोर्स F2 है, इसके कारण जो टॉर्क बनेगा τ2 से डिनोट करेंगे। ये हमारा फोर्स F3 है, इसके कारण जो टॉर्क बनेगा τ3, और ये F4। ठीक है ना, चलिए τ1, τ2, τ3, τ4 विच सेंस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब निकालना है, और उसके बाद नेट टॉर्क हम लोग निकालेंगे। जो सेम सेंस में होंगे उनको ऐड करेंगे, जो अपोजिट सेंस में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली हमारा नेट टॉर्क आएगा।
चलिए टाउ वन कौन कौन बताएगा? टाउ वन टाउ टू, अलग अलग लोगों से हमको अलग अलग वैल्यूज चाहिए विद साइन। सबसे आसानी इसमें टाउ वन, कौन बताएगा टाउ वन? दैट इज वेरी वेरी सिंपल। टाउ वन आप बताओगे? टाउ वन को दूसरे को मौका दो। टाउ वन सबसे सिंपल है। हम चाहते हैं जो बच्चे कभी नहीं आंसर करते वो आंसर करें। साची आप करें, सानवी आप करें, रेवाती आप करें। टाउ वन सिंपल है। फोर्स हमारा 90 डिग्री पर लग रहा है, पेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। नुपुर सर 0.4 न्यूटन मीटर। ओके, देखिए F1 हमने नाम दिया 10 न्यूटन को, इसके कारण टॉर्क हमको O पॉइंट के आउट निकालना है। तो ये सबसे आसान क्यों है? क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पर देखो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, उसी में हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और जिसके वो टॉर्क निकालना है वो पॉइंट O है। तो हमने क्या कहा था? O से उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करना है। अब फोर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ते, अपने को लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के केस है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मोमेंट आर्म 4 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म की तरह बिहेव करेगा, और फोर्स हमारा 10 न्यूटन है। तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 4 सेंटीमीटर है, तो हमको 4/100 करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क निकालना है, हम लोग को इक्वेट नहीं करना। तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर, एंड दैट टॉर्क विल बी इन क्लॉकवाइज सेंस। ये सेंस भी हमको होना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर सेंस? तो तुम सोचो, एक इस तरह का फोर्स लग रहा है, और मोमेंट आर्म को कुछ देर के लिए रॉड ले लो। ये जो मोमेंट आर्म होती है ना, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसको हम रॉड की तरह देखेंगे, रॉड। और जिस पॉइंट को टॉर्क निकालना है उस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ऐसा मानेंगे। तुम इधर फोर्स लगाओगे तो ये रॉड कैसा घूमेगा? ऐसा घूमने की कोशिश करेगा। तो ये कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज सेंस। तुमने इसको क्लॉकवाइज दिखाया। चलिए टाउ टू कौन बताएगा? टाउ टू, चलिए मैं ही बोलता हूं। कृष्णा आप बताएं टाउ टू। कृष्णा। So 40√3/100. 40√3/100. Okay, हाँ, let's see. Clockwise, anti-clockwise. clockwise. Okay, देखो ये जो F2 है वो 150 डिग्री एंगल पर लग रहा है। ध्यान से देखो, मैं इस डायग्राम को नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी किया जा सकता है, लेकिन ये और भी बाकी हमको करना है, इसलिए ये हमारा O पॉइंट है, यहां से उसको ज्वाइन किया गया, और फोर्स हमारा कुछ ऐसे लग रहा है, इस तरीके से, और ये एंगल दिया गया है 150 डिग्री, और ये हमारा 20 न्यूटन। नाउ ये हमारा लेंथ है 4 सेंटीमीटर। नाउ डेफिनेटली दिस फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर, इसके बॉटम को टॉर्क निकालना है, ये वो पॉइंट है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को अपन चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। ये हो गया परपेंडिकुलर, लाइक दिस इज विल एक्ट एज अ मोमेंट आर्म। अब ये 150 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 sin 30। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कंपोनेंट में भी लेके हो सकता था, वो भी बता दूंगा। तो अभी के लिए 20, ये हमारा फोर्स है, 2 सेंटीमीटर हमारा मोमेंट आर्म है,
और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40। दूसरी बात, सेंटीमीटर है तो मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो भाई 100 भी करना पड़ेगा। और सेंस कैसा होगा, तो फिर से वही बात कि ये जो लाइन हमने ब्लू कलर की ज्वाइन की हुई है, इसको एक रॉड की तरह देखो और फोर्स लगाओ ऐसे, तो ये रॉड का रोटेशन कैसा होना पड़ेगा, ये रोटेशन ऐसे होने लगेगा, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो डायग्राम मतलब ये जो आपका आंसर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ये रॉन्ग हो गया। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, दैट कैन बी रिटन एज 20 into 2/100, एंड इसको हम लोग सीधे सीधे 0.4 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बोल सकते हैं। अब मान लो सिर्फ यही दोनों टॉर्क लग रहा होता तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। क्यों? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर बराबर टॉर्क हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे दिखाते जरूर हैं, लेकिन जब नेट टॉर्क निकालने की बात आएगी तो जो सेम सेंस में होंगे उनको ऐड किया जाएगा, जो अपोजिट सेंस में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कौन किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, इस पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें प्लस माइनस में जनरली आंसर नहीं किया जाता। फाइनल आंसर जो किया जाता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किया जाता है। जो बड़ा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो छोटा है उसको निगेटिव ले लो, वेरी सिंपल, और यहां से हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली F3 इज अगेन अ वेरी सिंपल वन। कौन आंसर बताएगा F3 के कारण टॉर्क कितना बनेगा? चाची आप बताओगे F3 के कारण टॉर्क कितना बनेगा? कनक आपको हम देंगे F4, F3 साची को दे रहे। साची आप बताइए टॉर्क कितना बनेगा F3 के कारण? तो देखो, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमारा जो फोर्स है वो उसी पॉइंट के अबाउट पास करने लगे, या उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करने लगे जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम से इस बात को समझो, या फिर यही डायग्राम, ये जो डायग्राम है मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, और हमको फोर्स दिया हुआ है इस तरीके से, ऐसा फोर्स दे दिया है ये, यानी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो ये पॉइंट उसी पॉइंट पर लाइन करेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करने लगे तो टॉर्क हमारा हो जाता है 0। यहाँ पर लिख भी लो, वैसे हमने पिछले दिन भी ये बताया था, नोट, इफ लाइन ऑफ एक्शन of force passes through the point about which we want to find torque, then torque will be 0. तो ये τ3 0 हो जाएगा, और लास्ट 50 न्यूटन। हाँ, ये कनक आप बताएं। सर 0.54 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स सी। तो ये जो डायग्राम है 6 सेंटीमीटर 37 डिग्री एंड 15 न्यूटन, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली अब लास्ट क्वेश्चन है तो यहीं पर देख लो। ये हमने क्या किया, अगेन यहाँ पर भी चांसेस है कि 15 न्यूटन को कंपोनेंट में तोड़ा जाए, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना आसान लग रहा है हमको, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये देखो लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड हो चुका है, और जिस पॉइंट को आउट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, डॉट ड्रॉप कर दो, ये हो गया परपेंडिकुलर।
ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारे को 6 सेंटीमीटर और 37 डिग्री का एंगल है, तो ये जो मोमेंट आर्म हमने बनाई है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 साइन 30 सेंटीमीटर, सॉरी 37 डिग्री, 6 साइन 37 और इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 3/5, तो बेसिकली 18/5 सेंटीमीटर होगा और फोर्स कितना है 15 न्यूटन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 18/5 और सेंटीमीटर है तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, तो 5 54, 0.54 बोला था ना आपने? यस सर। ये हमने लिखने में गड़बड़ की है। सो 18 0.54 न्यूटन मीटर और डेफिनेटली ये जो फोर्स है इस रॉड को, ये जो मोमेंट आर्म वाली रॉड है या ये ज्वाइन करने वाला जो रॉड है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो बिल्कुल सही आंसर ही है। अब देखो 4 फोर्सेस थे और चारों के कारण हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया। अब अगर ऐड करेंगे तो ये जैसे मैंने दोनों बताया था कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तीसरे के कारण बना ही नहीं, तो नेट टॉर्क विल बी 0.54 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमको टॉर्क निकालने आना चाहिए कब जैसा जरूरत हो, और ये जितने में भी हमने लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया है उस केस में फोर्स को भी कंपोनेंट में तोड़ के हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कन्वीनियंट लगे तुमको उस जगह पर आपको वैसे करना है। डायग्राम में अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो उसको बाहर बना लेना है और उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। कुछ और एक दो सिचुएशंस हम लोग देते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी क्या होता है, हम लोग ने ऑलरेडी इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, लेकिन पहले एक बार इक्विलिब्रियम को समझ लो और उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें टॉर्क निकालना होगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। क्या होता था इक्विलिब्रियम का मतलब, व्हाट वाज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। देखो इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा था उसको बोलते थे हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अब चूंकि हम लोग ने टॉर्क पढ़ लिया है तो अब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। नॉर्मली हम लोग किसी भी बॉडी पर की बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी तक जो न्यूटन लॉज में पढ़ा था वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। दैट मींस मैथमेटिकली अगर लिखे तो बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वेक्टर सम 0 हो जाना चाहिए। अब इसी बात को दूसरे तरीके से लिखने का क्या है, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लें कि मान लो बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं तीनों एक्सिस के अबाउट, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, summation of fy is equals to 0, summation of fz is equals to 0। मतलब क्या है कि अगर कोई फोर्स है तो उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं i j k, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबका एडअप करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको एडअप करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं सबको एडअप करें तो 0 हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल एक्सिस के लॉन्ग सब कैंसिल आउट होने चाहिए, या फिर इसी बात को एक सिंपल लाइन में समझना हो तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। इफ दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइंग दैट मींस दिस बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बाकी है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो है नेट टॉर्क acting on the body due to all forces must be zero. अब जैसे यहां पर ये जो क्वेश्चन हमने किया था, बॉडी पर 4 फोर्सेस लग रहे थे और इसमें तो क्लियरली मेंशन था कि ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, और हमने देखा कि ओ के अबाउट जो टॉर्क निकाला हमने तो नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया 0.5 फॉर न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अब ये जो फोर्सेस हैं इनको भी अगर हम वेक्टर सम ले लें और अगर नेट जीरो आए तो ठीक है। जैसे कौन कौन से फोर्सेस हैं तुम देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर साइड में एक बार दिखाता हूँ। एक 10 न्यूटन है, दूसरा इस तरह का एक फोर्स है 20 न्यूटन, तीसरा एक फोर्स है 15 न्यूटन, और चौथा एक फोर्स है 6 न्यूटन। अभी जितने भी फोर्सेस हैं इन सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। जैसे 20 का भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, 6 का भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सिमिलरली 20 न्यूटन का जो ये एंगल है, दिस एंगल विल बी ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सो 20 cos 30, 20 sin 30, 6 cos 30। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता, बस तुमको बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी पर अगर फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो हम उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे सब कैंसिल आउट होने चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो स्टेटमेंट है वो है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने तुमको सिखाया है जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो डेफिनेटली हम किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। नेट फोर्स जीरो, ये बात सबको समझ में आती है। समेशन ऑफ एफ एक्स किसी पॉइंट के अबाउट निकालने का जरूरत नहीं है। जितने भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहे हैं उनको सबको कैंसिल आउट कर दो, जितने भी वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहे हैं उनको सबको इक्वेट कर दो। लेकिन टॉर्क की बात है, जो टॉर्क के लिए तो अपने को कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, बिना उसके टॉर्क कैसे निकलेगा। तो अगर ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, तो सारे फोर्सेस अगर हम लोग टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है अबाउट एनी पॉइंट। अबाउट एनी पॉइंट inside or outside the body, ये एक सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर हमको टॉर्क निकालना है तो हम कोई भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट चूज कर सकते हैं और उसके अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट, जो बॉडी के अंदर है जो बॉडी के बाहर है, हम किसी के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। सारी बात समझ में? इस पर हम लोग बहुत सारे एक दो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले ये स्टेटमेंट का मतलब समझ आ रहा है? What this statement means? ओके, चलिए एक क्वेश्चन से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक रॉड है, हमारा यूनिफॉर्म रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट पाइवोट है।
पाइवोटेड है, हिंज जिसको बोलते हैं, एक एंड से इसको पाइवोट किया गया है, इसको पाइवोट बोलते हैं। कभी कभी इसको हिंज भी बोला जाता है, हिंज। और यहां से ये एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, थोड़ा इधर ही कर लो, ऐसा ये स्ट्रिंग से ऐसा लटका हुआ है। रॉड का मास है m, लेंथ है l, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा l/4। लेट्स अज्यूम दिस l/4। आपसे पूछा गया फाइंड, और दो क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। पहला, फाइंड टेंशन acting on the string, दूसरा find the hinge force। हमको ये दो चीजें निकालनी है। अब देखो, ये ट्राई करोगे या फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं? चलो ट्राई करो, एक दो मिनट ट्राई करो। हाँ बताइए। सर टेंशन 2mg/3 ओके। और hinge force mg/3। ओके, हाँ बताएं श्रावणी। सर दोनों सेम है। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है। ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, ना ही इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, ना ही इसका रोटेशन हो रहा है। ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हम चाहें और फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो, सिर्फ टेंशन निकालने की बात हो, तो हम इसको बहुत सिंपल एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा जो क्वेश्चन हमने इसमें डाला है, इसके कारण हमको 2-3 और स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसा। इस रॉड का जो मास है और जो बेसिकली जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास से लगता है। याद रखना, हमेशा एक्सटेंडेड बॉडी में जब mg हम दिखाते हैं तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से दिखाएंगे। ये हमारा रॉड का सेंटर ऑफ मास है। अभी तक हमने जब भी कोई एफबीडी ड्रॉ किया था तो उसमें mg को हम लोग बॉडी के सेंटर से जरूर दिखाते थे, लेकिन जब उसको पॉइंट मास से रिप्लेस करते थे तो उसी पॉइंट से सारे फोर्सेस दिखा देते थे। लेकिन अब के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें सारे फोर्सेस, आई मीन बॉडी को एक पॉइंट मास हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमको इसको दिखाना पड़ेगा। और दूसरा कि mg पर्टिकुलरली हमेशा सेंटर ऑफ मास से दिखेगा। अगर मान लो कभी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब बैठते हैं तो स्यूडो फोर्स लगाते हैं। तो स्यूडो फोर्स कहां से लगेगा? सेंटर ऑफ मास से।
तो इसलिए एक्सटेंडेड बॉडीज में जब भी हम बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो mg या कोई सीडो फोर्स है वो हम सेंटर ऑफ मास से ही लगाएंगे। बाकी जो फोर्सेस है वो जहां से जैसे लग रहे हैं वैसे ही हमको दिखाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन लग रहा है वो यहां से लग रहा है तो उसको वहीं पर दिखाया। ग्रेविटी का फोर्स mg सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। ये जो हिंज है, पाइवोट जिसको बोलते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जब तक ये है तब तक ये जिस डायरेक्शन में जितनी जरूरत होगी उतना फोर्स लगा सकता है। मतलब हिंज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो, it can apply any amount of force in any direction. जैसा जरूरत होगा ये फोर्स लगा सकता है। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ ऊपर की तरफ लगाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसा कुछ भी इसका कंडीशन नहीं है। जैसी जरूरत होगी वैसा फोर्स ये लगाएगा। हिंज एक्चुअली रियल लाइफ में इसको कैसे समझेंगे कि हिंज क्या होता है? दरवाजे जो चौखट से जिस चीज से कनेक्टेड होते हैं, ध्यान दिए हो, जितने भी हमारे दरवाजे होते हैं वो चौखट के साथ किस चीज से कनेक्ट होते हैं? उसी को बोलते हैं हिंज। जैसे हमारा आयरन का गेट है, मेन गेट जनरली लोगों का आयरन गेट होता है, तो ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। तो वो जो पिलर के साथ जिस चीज से वो कनेक्टेड होता है उसी को बोलते हैं हिंज। वो पहले सिर्फ दरवाजे को सपोर्ट कर रहा होता है। मान लो कोई बच्चा उसके ऊपर झूलने लगा तो उसको भी सपोर्ट करता है। तो ये जो हिंज है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हिंज के फोर्स को हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाएगा, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाएगा, ऐसा नहीं सोचते। मान लो किसी डायरेक्शन में लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, कोई भी डायरेक्शन में हिंज फोर्स है। what we can assume that always be break in components, और इसका कंपोनेंट कुछ ऐसा और ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जस्ट हमने एक हिंज का फोर्स को Rx और Ry ऐसा एज्यूम कर लिया। अब Rx इधर लगेगा कि पीछे लगेगा, Ry ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन टू स्टार्ट विथ हमको पता नहीं है इनिशियली, तो हम लोग कोई भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा हिंज है ये भी कुछ Rx और Ry ऐसा फोर्स लगा रहा है, ये हमने मान लिया। Ry, अब देखो हमने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमको सिर्फ एक लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा और वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन में अबाउट एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, ये जो स्टेटमेंट है इसको कैसे हम लोग तरीके से यूज करें ये समझने का बात है। मान लो हमारा एक टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है और ये Rx और Ry लग रहा है, और किसी का मर्जी हुआ कि सर हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इसके बाद टॉर्क निकालेंगे। या किसी का मर्जी हुआ कि सर हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे, सर हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे। अपने मर्जी से कोई भी डिस्टेंस तुम ले सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम ये सब पॉइंट्स चूज कर रहे हैं, और हम सिर्फ अभी विद इन द बॉडी बात कर रहे हैं, हम आउटसाइड द बॉडी भी ले सकते थे, लेकिन आउटसाइड द बॉडी लेने पर फिर उस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे है, कितने दूरी पर है। तो अभी उसको हम रहने देते हैं। ले सकते हैं बट हम लोग लेंगे नहीं। रॉड के अंदर हम लोग 1 2 3, हमने 3 पॉइंट्स जो दिखाए हैं ABC, लिख दो ABC। इन तीनों के अबाउट भी टॉर्क लिया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम एक के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो टेंशन, इसके कारण टॉर्क लेना पड़ेगा, mg इसके कारण भी टॉर्क लेना पड़ेगा, और ये जो Rx और Ry है इनके कारण भी टॉर्क लेना पड़ेगा। और Ry जो है वो अभी हम लोग को नहीं पता, तो तुम इसके कारण टॉर्क लिखोगे कैसे? द पॉइंट इज हमारे पास Tb अननोन है, mg पता है और Ry नहीं पता, दो अननोन हो जाएंगे, एक ही इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली बी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तब भी वही दिक्कत आएगी, सी पॉइंट के अबाउट वही दिक्कत आएगी।
जब हमको किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो क्यों ना हम इस पॉइंट ऑफ पाइवोट ओ के अबाउट ही टॉर्क निकाल दें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आर एक्स और आर वाई दोनों के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों? उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ओ के अबाउट ही टॉर्क ले लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आर एक्स और आर वाई पिक्चर में ही नहीं आएगा और सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो देखो ये एम जी सेंटर ऑफ मास से जब पास हो रहा है तो इसके यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा L/2। दिस लेंथ इज L/2। तो और इसके कारण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा mg उस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो mg इंटू L/2 क्लॉकवाइज। और ये टेंशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यू कैन सी ऊपर की तरफ लग रहा है तो रॉड को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। और कोई तीसरा फोर्स नहीं है, आर एक्स और आर वाई के कारण टॉर्क बनेगा नहीं। तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क है तो दूसरे को तो एंटी क्लॉकवाइज होना ही पड़ेगा, ताकि तभी तो टॉर्क 0 होगा। अब ये टी कितने पर लग रहा है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं या माइनस करके लिख सकते हैं। टी इंटू यहाँ से L/4 है तो यहाँ से उसका डिस्टेंस 3L/4 हो जाएगा, तो इसका कैन बी रिटन एज 3L/4। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क है। बस जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होना पड़ेगा, तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा। अब यहाँ पर एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। L विल गेट कैंसिल्ड, 2 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2mg/3। इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड आद्या। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर हमने ये दूसरा भी क्वेश्चन दे दिया हिंज फोर्स निकालने के लिए, अब ये कैसे निकलेगा? अब यहां पर हमको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। ये जो कंडीशन लगा इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कंडीशन है कि समेशन ऑफ Fx 0 होना चाहिए। अब देखो रॉड में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ एक ही फोर्स है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, वो है Rx। यानी कि Rx को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो कोई भी और फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस कर सके। समेशन ऑफ Fy ये 0 होना चाहिए। वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो हमारा Ry, T और mg ये तीनों वर्टिकल डायरेक्शन लग रहे हैं। Ry और T ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Ry प्लस T माइनस mg दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। Ry हमको नहीं पता लेकिन T तो हमने निकाल लिया 2mg/3। सो Ry प्लस 2mg/3 माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा Ry इज इक्वल टू mg/3। तो Rx 0 हो गया और Ry 0 हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स इस बार सिर्फ mg/3 ही लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन सही हो गए। आई बात समझ में? क्लियर है ये? सब लोग शांत शांत बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना सब लोग? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर। तो चलो इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग है लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम बहुत सारे
तो वैसे इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार आपसे भी पूछा जा सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे एक वर्टिकल वॉल है और ये हमारा सरफेस है। ये वर्टिकल वॉल स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, दोनों बातें। मैं अभी इसको स्मूथ ले रहा हूं। और ये जो सरफेस है ये है रफ। और एक लैडर जो है वो इस तरीके से टेक लगा के इसको हमने, रॉड हो सकता है, लैडर हो सकता है, एक ही बात है। और ये एंगल है थीटा। लेट्स अज्यूम दिस। इस रॉड का मास m और लेंथ है l। सबसे पहला तो पॉइंट ये है, क्या तुम लोग इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं क्या उनको दिखा सकते हो? चलो ट्राई करो। तो ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोड विथ डायरेक्शन। रॉड के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको आप डायरेक्शन के साथ दिखाइए। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर। और लैडर इक्विलिब्रियम में है, ये हमको पता है। लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अध्याय बताएं कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? सर 3 फोर्सेस। थोड़ा गड़बड़ हुआ, एक बार फिर से चेक कीजिए। सर 4 फोर्सेस लगेंगे। There are 4 forces that going to act on this ladder. अब आपको वो चारों फोर्स क्या है और वो कैसे लगेंगे ये दिखाना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पहला फोर्स जो दिखाते हैं वो ग्रेविटी का फोर्स होता है। जो हमने बता दिया कि सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा, तो पहला फोर्स तो यही दिखाओ। उसके बाद जो फोर्सेस होते हैं वो है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस। स्मूथ वॉल जो है वो भी एक नॉर्मल लगाएगा, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे n1। ये जो नीचे वाला सरफेस है ये भी एक फोर्स लगाएगा, एंड इसको हम लोग बोल देंगे n2। बहुत बार हमको लगता है कि सिर्फ यही फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि लैडर इक्विलिब्रियम में है। लैडर इक्विलिब्रियम में है और नीचे वाला सरफेस को हमने रफ बोला भी है कि n1 जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। अगर कोई और फोर्स x एक्सिस के लॉन्ग ना लगे तो ये लैडर इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? तो n1 के अगेंस्ट हमारा एक फोर्स चाहिए और वो लगेगा फ्रिक्शन। दैट विल बी फ्रिक्शन। और वो कैसे लगेगा? वो लगेगा कुछ ऐसे। ये हमारा फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। हमारा जो फ्रिक्शन है वो ऐसा लगेगा। और ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा, किस तरह का होगा ये फ्रिक्शन?
What is the nature of this friction? Nature of friction, static. इसलिए इसको हम म्यू टाइम्स n2 नहीं लिख सकते। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा। तो इसको हो सकता है कि कैलकुलेट करना पड़ जाए। फॉर अ गिवन थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ f सो दैट दिस रॉड और दिस लैडर इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। समझ आया? म्यू पर भी कंडीशन पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अगेन हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देखो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग को f का वैल्यू निकालना है। दिस इज अननोन f। वैसे तो n1 और n2 भी अननोन है, हमको तो सिर्फ mg पता है और थीटा गिवन है, लेकिन हमको निकालना f है। तुम चाहो तो n1 n2 ये सभी निकाल सकते, कोई बुराई नहीं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कितने अननोन है देखो तुम, इसमें टोटल अननोन कितने हैं? 3। कौन कौन से? n1 इज अननोन, n2 इज अननोन, f इज अननोन। 3 unknowns are there, so we need at least 3 equations. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए वाला जो इक्वेशन कंडीशन बनेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फ्रिक्शन और n1 ये दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब n1 माइनस f इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज n1 इज इक्वल टू f। समेशन ऑफ fy 0, तो यहाँ से n2 माइनस mg इज इक्वल टू 0, और यहाँ से n2 mg के बराबर हो जाएगा। दो इक्वेशन तो हमको मिल गए, लेकिन दो इक्वेशन से बात बनेगा नहीं, क्योंकि इससे 3 अननोन का वैल्यू नहीं निकलेगा। हमको एक और इक्वेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वो इक्वेशन कौन सा होगा? कौन सा होगा वो इक्वेशन? वो इक्वेशन होगा आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई बॉडी पर हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाई करना हो, तो हम टॉर्क किसी भी पॉइंट की ओर निकाल सकते हैं। वो पॉइंट बॉडी के अंदर हो, वो पॉइंट बॉडी के बाहर हो, ये मैटर नहीं करता। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से रेफरेंस ओरिजिन भी है, ये रेफरेंस ओरिजिन है लेट्स से, हम इस ओरिजिन के अबाउट भी टॉर्क निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये समझदारी का बात है कि हम बॉडी के बाहर कोई पॉइंट लें और उसके बाद टॉर्क निकाल लें? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको टॉर्क ही निकालना है तो हम कौन सा सबसे ज्यादा प्रेफरेबल पॉइंट होगा जिसके बाद टॉर्क निकालना चाहते हैं? या कोई भी रैंडम पॉइंट अपने मन से ले लें और उसके बाद टॉर्क निकालें? कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी रैंडम पॉइंट लेके हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क 0 होना चाहिए। लेकिन क्या हम कोई भी रैंडम पॉइंट लेना चाहेंगे या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना चाहेंगे जिसके बाद टॉर्क निकालना हमारा थोड़ा सा काम आसान हो? क्या लगता है कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? देखो हमारे पास बॉडी के अंदर वो जितने भी पॉइंट्स हैं
जहां से फोर्सेस पास कर रही हैं वो एक प्रिफरेबल पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी, ये ए बी सी ये हमारे लिए प्रिफरेबल पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम ए के अबाउट या बी के अबाउट या सी के अबाउट टॉर्क लेंगे तो जो फोर्स उस पॉइंट से पास कर रहा है उसके कारण टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। जैसा यहां पर हमने देखा था कि रॉड में अगर हमने पाइवोट पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिख दिया तो आर एक्स और आर वाई के कारण टॉर्क नहीं लिखना पड़ा था, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रहे थे। किसी और पॉइंट के अबाउट लेते तो उसके कारण भी टॉर्क लिखना पड़ता। सिमिलरली यहां पर भी ये बात वैलिड है। अगर हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो N1 के कारण टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, बी के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो mg के कारण टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सी के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हैं तो देखो 4 फोर्सेस हैं और 2 फोर्स सी से ही पास कर रहे हैं। हमारा फ्रिक्शन भी सी से पास कर रहा है और N2 नॉर्मल N2 भी सी से ही पास कर रहा है। तो अगर हमने जो अपना प्रेफरेबल पॉइंट है वो सी ले लिया, सी के अबाउट टॉर्क निकालने का सोचा, ये सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 फोर्सेस के कारण टॉर्क लिखना है जिसमें 2 के कारण टॉर्क बनेगा ही नहीं, तो हमको सिर्फ 2 के कारण ही टॉर्क लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हमको टॉर्क लिखना हो तो हम लोग टॉर्क सी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। पॉइंट सी के अबाउट जैसे ही टॉर्क लिखेंगे तो फ्रिक्शन और N2 इन दोनों कारण टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी किसी कारण लिखना पड़ेगा, mg के कारण और N1 के कारण। वही बात है, या तो लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए या फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर फोर्सेस को कंपोनेंट में ही तोड़ देता हूँ। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और N1 का कंपोनेंट जो रॉड के लॉन्ग होगा वो हो जाएगा N1 cos थीटा, वो नहीं लेना। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज N1 sin थीटा, N1 sin थीटा। तो N1 sin थीटा इंटू L ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स N1 sin थीटा इंटू L एंड दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क। और दूसरा mg के कारण, mg को भी कंपोनेंट में तोड़ दो, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो mg का cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, ये जो कंपोनेंट होगा हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, mg cos 90 सॉरी mg sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो N1 sin थीटा ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क है और mg के कारण जो टॉर्क बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने का मतलब mg cos थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि सेंटर ऑफ मास है तो ये L/2 होना चाहिए। BC के बीच का जो सेपरेशन है वो L/2 होना चाहिए, सिंपली L/2। नाउ सिंपली सॉल्व दिस, L विल गेट कैंसिल्ड और यहां से N1 हमारा आ जाएगा mg cot of theta by 2, ये हो जाएगा N1। और ये जो N1 है वही तो हमारा F है, हमको F ही निकालना था, तो यहां से F का वैल्यू हो जाएगा mg cot of theta अपॉन 2। अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ताकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रह सके, पहला क्वेश्चन तो था सिर्फ हमको फ्रिक्शन निकालना है, तो हमने फ्रिक्शन निकाल दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
so that ladder remains in equilibrium. इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो F लग रहा है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होना पड़ेगा। F should always be less or equal than F limiting is equals to mu times M। यहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर नॉर्मल है N2 और N2 का वैल्यू है mg, ये हमने पहले ही निकाल के रखा है। यानी कि F का जो वैल्यू होना चाहिए विच इज mg cot of theta by 2 should be less or equal than mu times mg. mg will get cancelled. Mu should be greater or equal than cot of theta by 2। तो यहाँ से mu का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा cot of theta by 2। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसको सपोर्ट करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने सी के अबाउट टॉर्क निकाला, तो ऐसा नहीं है कि ये सी के अबाउट टॉर्क निकालने से ही सॉल्व होगा। तुम्हारा मर्जी बी के अबाउट ले लो, तुम्हारा मर्जी ए के अबाउट ले लो, ओरिजिन के अबाउट ले लो। प्रैक्टिस करने के लिए तो हम बोलेंगे कि तुम लोग सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो। ये जो Fx और Fy हमने जीरो किया है, ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। अगर तुम पॉइंट चेंज करते हो टॉर्क निकालने का तो सिर्फ थर्ड इक्वेशन में चेंज आएगा। तो थर्ड इक्वेशन तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, जैसे हमने सी के अबाउट लिखा है, बी के अबाउट लिखने की कोशिश करो, ए के अबाउट लिखने की कोशिश करो, ओरिजिन जो बॉडी के अंदर का पॉइंट नहीं है उसके अबाउट भी लिखने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पॉइंट के अबाउट तुम लिखने की कोशिश करोगे इक्वेशन आएगा, और ये तीनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएंगे। तो देखो अगर हम लिखना किसी के अबाउट हम लिख सकते हैं, हम जानबूझ के क्यों ना ऐसा पॉइंट चूज करें जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हो। ऐसा चूज करने से क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन टॉर्क वो रिड्यूस हो जाता है। इक्वेशन में कम टर्म्स रहेंगे तो हमारा काम और ज्यादा आसान होगा। जब हम किसी भी पॉइंट को आउट निकाल सकते हैं तो क्यों ना आप प्रेफरेबल पॉइंट चूज करें। बस इसी के लिए हमने सी पॉइंट को चूज किया। जिन लोगों को थोड़ा बहुत चीजें समझ आ रही है वो लोग जाके घर पे ट्राई करना, ए के अबाउट, बी के अबाउट, ओ के अबाउट, सबके अबाउट कोई भी पॉइंट अपना चूज करके तुम टॉर्क का इक्वेशन लिखना, सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम आंसर। हाँ, टॉर्क हमको लिखना चाहिए अच्छे से। एक मिनट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज टॉपलिंग? एनीवन? व्हाट इज टॉपलिंग? ओके, टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, ये पूरा एक साथ में लिख देता हूं। टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। हमारे पास सब लोग के पास अभी बैठे हो गए तो तुम लोग के पास पानी का बोतल होगा, है ना?
तब लोग अपने पानी के बोतल को, अगर वो पूरा पानी से भरा हुआ तो एक बार नीचे से थोड़ा ऊपर, बॉटम बॉटम से थोड़ा ऊपर उसको आगे पुश करो, फोर्स लगाओ, और एक बार टॉप से थोड़ा नीचे, उतना ही जितना तुम नीचे बॉटम से ऊपर फोर्स लगा रहे हो उतना ही टॉप से नीचे फोर्स लगाओ। क्या टेंडेंसी होती है? ट्राई कर रहे हो या हम ऐसे ही बोले जा रहे हो? देखो ये पानी का बोतल है, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। एक्चुअली ये थोड़ा सा वीडियो, हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पर एक बार नीचे और एक बार ऊपर फोर्स लगाना है टेबल पर रखे हुए बोतल पर। क्या होगा बताओ? जब तुम नीचे से फोर्स लगाओगे तो तुम देखोगे बॉटल सीधे सीधे खसक जा रहा है, मतलब आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। लेकिन जब ऊपर से फोर्स लगाओगे तो क्या होता है? व्हाट हैपेंड इन दैट सिचुएशन? और बॉटल नीचे गिर जा रही है। बॉटल जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, ऐसे उसी को बोलते हैं टॉपलिंग। वो टॉपल कर रहा है। जब तुम बॉटल पर ऊपर मतलब सेंटर ऑफ मास उसका जहां पर है उससे ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि वो आगे ना बढ़ के वो वहीं पर टॉपल कर जाए। दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। तो ये क्यों करता है? शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल क्या है, ये सारी चीजें हमको समझनी है। टॉपलिंग का मतलब समझ में आया? होता क्या है? व्हाट इज टॉपलिंग? जिन लोगों ने किया होगा बॉटल पर ये अपना एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, तो उनको ये समझ में आया होगा। जैसे ये हमारा एक बॉडी है, और ये एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। द सरफेस इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ठीक है, ये रफ सरफेस है। और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। ये हाइट h दे दी गई है, और ये जो विड्थ है इसको हम लोग ले सकते हैं लेट से a। लेट्स अज्यूम दिस। वैसे हमने क्रेडेंशियल्स अपने मन से जैसे तैसे लिए हुए हैं। द पॉइंट इज कि अगर तुम सेंटर ऑफ मास के ऊपर से कहीं पर एक फोर्स अप्लाई करते हो लाइक दिस, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर तुम ये F फोर्स लगाते हो, इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से भी ले सकते हैं लाइक दिस h, या सेंटर ऑफ मास से भी ले सकते हैं। अभी क्रेडेंशियल्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से तुम्हारा पानी का बॉटल है, तुम इसको ऊपर से लगा रहे हो फोर्स। तुम नीचे से जब भी लगाओगे ना तो वो टेंडेंसी नहीं आएगी। मतलब अगर यहाँ से फोर्स लगाया जाए तो बॉटल कभी टॉपल नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो डिपेंडिंग ऑन कि कितना रफ सरफेस पर हमने रखा है। आजकल बहुत सारे बॉटल के नीचे तुम देखोगे थोड़ा सा वो सिलिकॉन दे देते हैं। बहुत सारा जो प्लास्टिक का बॉटल होता है या स्टील के जो बॉटल होते हैं उसमें एक ग्रिप ऐसा गोल करके दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बॉटल जो है वो सरफेस के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो ज्यादा इधर उधर ऐसा मूव नहीं होगा। और बहुत सारी चीजों में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो हम इसको मानते हैं कि फ्रिक्शन इनफ है, इसको आगे की तरफ स्लाइड नहीं करने देगा। तो तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे एक सिचुएशन ऐसा आएगा, ये ऐसे टॉपल करने की कोशिश करेगा, ऐसे यहां से ऐसे ढप से गिरने की कोशिश हो जाएगी। क्यों होती है ऐसी बात? ये अपने को पहले समझना है। कल इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, वैसे आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके छोड़ दे रहा हूँ। देखो जब भी हम एफवीडी बनाते हैं तो हमने आपको बताया है कि mg को हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है।
तुम mg को यहां से पास करा दो, दिस इज और mg। मैं यहाँ पर कहो तो एक डायग्राम बना देता हूँ इसी ब्लॉक का, यहाँ पर एक फ्रेश डायग्राम, ताकि तुमको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा mg है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा सरफेस है जिसके ऊपर रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट समथिंग लाइक दिस, ये फ्रिक्शन लगेगा ऐसा। और अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल, जो नॉर्मल लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, वो नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। और ये हम वैसे ही दिखाते थे पहले, ये नॉर्मल भी ऐसे ही पास कर रहा है। तो क्या ये डायग्राम सही है? क्या ये ऐसा ही होता है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम टॉपलिंग के बारे में बात करेंगे कि क्यों टॉपलिंग होती है। तो देखो, अगर मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी एज इट इज पड़ा हुआ है, टॉपल नहीं कर रहा लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहा, एट रेस्ट में है। तो जब ये बॉडी एट रेस्ट में है यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 करने के लिए एन और mg बराबर होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस हैं, हो सकता है बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होने चाहिए, हो सकता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही है। लेकिन ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो टॉर्क हमारा किसी भी पॉइंट के अबाउट जो 0 होना चाहिए, क्या वो 0 हो रहा है? अब ध्यान से देखो, तुम कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से चूज कर लो, सेंटर ऑफ मास ही चूज कर लो, सबसे बेटर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से mg और नॉर्मल दोनों पास करेंगे तो इन दोनों के कारण तो टॉर्क बनेगा ही नहीं। तो अब हमको बाकी के जो फोर्सेस हैं F और फ्रिक्शन, इन दोनों के कारण टॉर्क निकालना पड़ेगा। ये दोनों फोर्स वैल्यू वाइज बराबर है। सी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये बात हमने प्रूव कर ली है। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है लगभग h/2 हाइट पर, ये डिस्टेंस h/2 है। और अप्लाइड फोर्स जो है वो उससे कम हाइट पर लग रहा है। डेफिनेटली दिस हाइट इज नॉट h/2, ये h/2 नहीं है, ये उससे कम है। h/2 तो बिल्कुल ऊपर ऊपर लगता तब होता। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क बन रहा है वो क्लॉकवाइज में बन रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो टॉर्क बन रहा है ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है। दोनों फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सेंटर ऑफ मास के अबाउट F के कारण जो टॉर्क बनेगा, ये नीचे से हमने h लिया था, तुम चाहो तो इसको h-h लिख सकते हो। h-h नहीं होगा ना, h2 सॉरी, इस साइड को हम लोग h/2 h-h/2 लिख सकते हैं, h-h/2। क्रेडेंशियल्स और अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। ये जो फोर्स है इसके कारण जो टॉर्क बनेगा, इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन भी सेंटर ऑफ मास के बहुत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम वैल्यू अगर ना भी लिखे तो नेट टॉर्क जो होगा वो 0 तो नहीं होगा। और ये किसी भी पॉइंट के अबाउट की बात थी, हमने तो सेंटर ऑफ मास अपनी मर्जी से ले लिया, तुम और भी कोई पॉइंट ले लो। चलो ये पॉइंट ले लो, ये जिसके अबाउट ये टॉपल करने की कोशिश करता है, वो पॉइंट भी अगर ले सकते हो, तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क नहीं बनेगा। mg और नॉर्मल ये दोनों बराबर हैं। mg जितना एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा, नॉर्मल उतना क्लॉकवाइज बनाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अप्लाइड फोर्स के कारण जो फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो बैलेंस नहीं होगा। यानी कि नेट टॉर्क 0 नहीं हो रहा है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बावजूद इसके नेट टॉर्क 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब इस डायग्राम में कुछ न कुछ फैलासी है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? mg सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। अप्लाइड फोर्स तो हमने लगाया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इस नॉर्मल में। ये नॉर्मल को जो हमने एज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल एक्चुअली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा? वजह क्या है? अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करा, जो कि हमने दिखाया, तो टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करेगा इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए। नॉर्मल पूरे एरिया पर यूनिफॉर्म तरीके से लग रहा था, अगर कोई अप्लाइड फोर्स ना लगे तो। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये ब्लॉक एज इट इज रखा होता, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होता, तो नॉर्मल पूरे सरफेस पर इक्वल तरीके से लग रहा होता है, जिसका रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास से पास करता है। लेकिन जैसे इस पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरीके से लगाते हैं, तब नॉर्मल यूनिफॉर्म तरीके से नहीं लगता। नॉर्मल शिफ्ट करता है, और किधर शिफ्ट करता है? टुवर्ड्स राइट। क्यों? अब ये नॉर्मल जो होगा वो कुछ ऐसे लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, और पूरी बॉडी का नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? वापस इस डायग्राम पर आओ। हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास के अगर हम टॉर्क निकालते हैं, तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होता है, नेट टॉर्क, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। और हमको एक ऐसा तरकीब चाहिए, ऐसा कंडीशन चाहिए, जिससे हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो सके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नॉर्मल के पास दो ऑप्शन है, वो पीछे भी जा सकता था, लेकिन अगर पीछे जाएगा तो ये नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टॉर्क प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो, ताकि इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, और नॉर्मल का जो टॉर्क है, ये जो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क है, इन दोनों को बैलेंस कर दे। और वही होता है जब तक बॉडी टॉपल नहीं करती है। मान लो हम बॉटल को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुमने फोर्स लगाना शुरू किया बॉडी टॉपल होगी, ऐसा नहीं होता। फोर्स को एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा लगाएंगे तभी वो टॉपल होता है। जैसे अब तुम लोग सामने नहीं हो, नहीं तो हम लोग ये चीज बिल्कुल क्लास में देख सकते हैं कि बॉटल अगर हमने और पूरा पानी से भरा हुआ बॉटल हो, बराबर सरफेस पर रखा हुआ हो, तो तुम खुद ही कर सकते हो। तुम कहीं पर मतलब सेंटर से ऊपर कहीं भी फोर्स लगाओ, ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाओगे वो गिर जाएगा, उसको एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो गिरने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगाए और वो गिरने लगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे ही फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो हमारा नॉर्मल शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और जब तक वो बैलेंस कर सकता है तब तक वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब उसके बस का बाहर हो गया, अब उससे बैलेंस नहीं हो रहा, तब क्या होता है? बॉडी टॉपल कर जाती है। और लिमिटिंग केस में ये जो नॉर्मल है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास इसको राइट शिफ्ट किया, लिमिटिंग केस में ये नॉर्मल बिल्कुल यहां से पास करने लगता है, एंड से, एकदम एंड से। और तब भी अगर टॉर्क बैलेंस नहीं हुआ, तब बॉडी टॉपल करता है। जैसे नॉर्मल ने शिफ्ट किया अपने आप को, क्यों शिफ्ट किया? टॉर्क को बैलेंस करने के लिए किया। अगर इतने डिस्टेंस को शिफ्ट होने से टॉर्क बैलेंस हो गया तो यही से लगेगा। अगर और ज्यादा टॉर्क बन रहा है तो नॉर्मल और ज्यादा शिफ्ट होगा, और ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा शिफ्ट होगा। लेकिन बॉडी के बाहर से तो नॉर्मल नहीं लग सकता। नॉर्मल को जब भी लगना होगा तो बॉडी के अंदर ही लगेगा। इसलिए लिमिटिंग केस में नॉर्मल बिल्कुल एंड से पास करेगा, इससे ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होगी। और तब भी अगर टॉर्क नहीं बैलेंस हुआ, तब बॉडी टॉपल कर जाता है। ये टॉपलिंग का कंडीशन जो है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक दो लाइन का ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दम नहीं है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लाइन का कैलकुलेशन है, बट समझना कि क्यों होता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, और कुछ और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, कपल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।